सबको इन्फॉर्म हो गया ना? इंडियन मॉनसून। हाँ, गुड आफ्टरनून पीकू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई सबको, है ना? तो देखो, भारत की जलवायु हम लोग करेंगे, और इंडियन मॉनसून का वो पार्ट करने वाले हैं जब मॉनसून लौटना शुरू करता है। कल तक के सेशन में हम लोगों ने वो सब किया था जिसमें मॉनसून भारत में प्रवेश करता है और दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ चढ़ता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी मैकेनिज्म है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। ठीक है, अब आज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि देखो, भारत की जलवायु में या इंडियन मॉनसून में हम लोग क्या करने वाले हैं कि फिर से एक मैप बनाओ, और इसमें हम देखेंगे किस तरह से मॉनसून अब वापस आएगा, है ना? तो ये एक मैप बना लो इन जनरल इंडिया का, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी बनाने के लिए, और मेंस में भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम देखेंगे मॉनसून वापस कैसे आता है। पहले हम लोग देख रहे थे एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून पिछले सेशन में, आज देखेंगे रिट्रीट ऑफ मॉनसून, है ना? भारत की जलवायु बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हम सोचते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन समझने के बाद बस उसको एक दो बार रिवाइज करके, एमसीक्यू प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में चले जाना है और मैक्सिमम स्कोर करके आ जाना है। ठीक है, तो रिट्रीट ऑफ मॉनसून, इसको हम कहते हैं मॉनसून का निवर्तन। निवर्तन मतलब लौटना। मॉनसून लौटता है ना, मॉनसून कब लौटना शुरू होता है? सितंबर में। और जो आवर्तन का समय था वो क्या था? जून से लेकर 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक। ठीक है, ध्यान रखना, जो एडवांसमेंट का टाइम था या आवर्तन का समय था वो था 1 जून, 1 जून से लेकर कब तक? 1 जून से 15 जुलाई तक पूरे भारत में मॉनसून दक्षिण से उत्तर की तरफ चढ़ गया था। ठीक है, अब लौटेगा, ध्यान रखना, ये अब लौटेगा, लौटना शुरू करता है। अब ये तारीख भूल जाओ, ये 1.5 महीने में ऊपर चढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जुलाई के बाद मॉनसून बंद हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। 15 जुलाई तक तो मॉनसून रहता है, और 15 जुलाई तक तो चढ़ के दिल्ली तक पहुंच जाता है। दिल्ली क्या, उत्तर पश्चिमी राज्यों से बाहर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो ये 1.5 महीने का जो समय है, इसमें मॉनसून पूरी तरह भारत में नीचे से ऊपर आके पूरी तरह से बारिश करना शुरू कर देता है। 1.5 महीने में पूरे भारत में उत्तर तक पहुंच जाता है, और 1 जून में केरल से प्रवेश करता है। कल के सेशन को जरूर देख लेना, क्योंकि कल का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो इसके पीछे जो कार्यवाही हुई है, जो प्रक्रियाएं हुई है, उसको समझने के लिए। अब आते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं कि मॉनसून यहां से वापस लौटेगा, तो लौटने का टाइम जो होता है वो सितंबर। ठीक है, लगभग 1 सितंबर, 1 सितंबर से वापस लौटना शुरू करेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूछ सकता है कोई भी कि सर ये फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर का गैप क्या है? ये गैप ऐप नहीं है। मैंने क्या कहा था, जुलाई तक ऊपर मॉनसून चढ़ जाता है और उसके बाद बारिश होती रहती है, होती रहती है। लेकिन सितंबर से फिर क्या होता है, वापस नीचे आना शुरू होता है। खत्म नहीं होता है सितंबर में, 1 सितंबर को मॉनसून खत्म नहीं होता है। 1 सितंबर को मॉनसून नीचे आना प्रारंभ करता है, इसको रिट्रीट कहते हैं। यानी निवर्तन स्टार्ट होता है, लेकिन खत्म होते होते वो दिसंबर चला जाता है। और मैं डेट भी बता दूं, 1 सितंबर से 15 दिसंबर का जो समय है, ये समय होता है मॉनसून के क्या करने का?
वापस लौटने का समय होता है। तो फाइनली मॉनसून कब जाकर खत्म होता है बताओ? 15 दिसंबर को। कैसे? देखो थोड़ा सा इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं। मान लो ये मॉनसून का ट्रफ है, इसको एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखना। तो कहते हैं एक्सिस या ट्रफ, याद रहेगा सबको। दूसरे कलर से बना दे रहा हूं ताकि और चीजें तुम्हें अच्छे से दिखाई दे। तो ये है ट्रफ, और इसकी डेट होगी मान लो 15 नहीं 1 सितंबर, है ना? ये लौट रहा है, तो यहां लिख ले सकते हो क्या? 15 सितंबर। फिर और नीचे आएगा, इस तरह से यहां श्रीलंका है, और मॉनसून बाहर जो निकल रहा है, नीचे आ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी देख लो, इस तरह से। ये दिशा याद रखना, अगर पूछे कि मॉनसून के निवर्तन की दिशा क्या है, यानी कि मॉनसून के पीछे लौटने का डायरेक्शन क्या है, तो क्या बताओगे? लौटने की दिशा बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ठीक है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लौटने की दिशा है। अरे बात समझ में, ये लौटने की दिशा है, सॉरी हाँ लौटने की दिशा है, बिल्कुल ठीक है। लौटने का समय कौन सा है? फिर से याद कर लो, 1 सितंबर से 15 दिसंबर, ये लौटने का समय है, और ये लौटने की दिशा है, और इसको कहते हैं ट्रफ या एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस या ट्रफ, ठीक है? कहते हैं ना मॉनसून ट्रफ, मॉनसून का दबाव बेसिकली ये लो प्रेशर भी माना जाता है जोन, जो कि वापस नीचे आ गया। तो लो प्रेशर नीचे आ जाएगा तो बारिश भी ऊपर बंद होती है। अब ये भी अलग अलग डेट पे काम करता है। 15 सितंबर को यहां है, तो मान लो फिर यहां पर हो जाएगा 1 अक्टूबर, फिर यहां हो सकता है 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर, फिर नवंबर और 1 दिसंबर, और 15 दिसंबर तक पूरा भारत से बाहर निकल जाता है। तो ये बीच की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डेट तुम याद रख सकते हो, ठीक है? मॉनसून का आवर्तन काल, एडवांसमेंट टाइम 1 जून से 15 जुलाई, और जाने का टाइम 1 सितंबर से 15 सितंबर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि भारत में मॉनसून कितने समय तक रहता है, तो देखो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ध्यान से समझ लो। मॉनसून भारत में कितने समय तक रहता है ना? 1 जून को आया था केरल में मालाबार के तट पर, सबको याद है, और गया कब? 15 दिसंबर को। कितना दिन हो गया? 1 जून से 15 दिसंबर, लगभग 6 महीने या 6.5 महीने, ठीक है? तो मॉनसून भारत में लगभग 6 महीने या उससे ज्यादा दिन तक रहता है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? तो 1 जून को आया और 15 दिसंबर को देखो निकल गया। अब जाने वाली जो कहानी है कल के सेशन में देख लेना, ठीक है? अब यहां हम बात कर रहे हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून की, मॉनसून के लौटने के, मॉनसून के निवर्तन की। मॉनसून वापस जा रहा है, ठीक है? तो मॉनसून जब जाता है इसको रिट्रीट भी कहते हैं, और जब रिट्रीट होता है तो ऐसे नहीं कि चला गया चुपचाप, है ना? और बहुत सारी घटनाएं भी इसमें साथ में ले, और वही घटनाएं पूछा जाता है एग्जाम में। ये अगर पूछा जाएगा तो इतना तो बता ही दोगे। इसके बाद क्या क्या होता है ये भी समझो। इसके बाद ये होता है कि जब ये लौटना शुरू करता है, तो मैंने कल भी कहा था कि एक ध्यान रखना, एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का ले लेना, स्कूल नहीं स्टूडेंट ले लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट वाला बेहतर माना जाता है। और जब ये चीजें पढ़ रहे हो तो सामने एटलस खोल लो अपना, एटलस खोल के वहां पर देखो इतनी तारीख को ये भारत के कौन कौन राज्यों से पीछे खिसक रहा है ना? और 15 दिसंबर आते आते कौन कौन से स्थानों से निकल जाता है। खिसकने वाला, चलो एक और बात मैं बता रहा हूं, खिसकने, नीचे खिसकने वाला अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने वाला जरूर याद रखना। बताया था ना, जैसे मुंबई से एंटर करता है, सौराष्ट्र से एंटर करता है, अरावली के उससे जाता है, छोटा नागपुर बेसिन, सॉरी छत्तीसगढ़ बेसिन को छोड़ के निकल जाता है ना? तो जैसे क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ जोनी को, या वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन कौन से राज्य थे, जो हम लोगों ने कल पूरे सेशन में ये अच्छे से किया है, कल का सेशन देख लेना।
आने वाली डेट को, आने वाले स्थानों को छोड़ के जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, ज्योग्राफी से मैं कह रहा हूँ, अभी ज्योग्राफी चल रहा है, फिर हिस्ट्री चलेगी, तो हिस्ट्री से भी सिलेक्शन होगा, और जो भी सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं उन सब से सिलेक्शन होगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि हम बातों को सुने, समझे और उस पर अमल करें। सुनना समझना एक बात है, अमल करना दूसरी बात है। ठीक है, अमल जरूर करना, क्योंकि बिना अमल किए हुए सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। अब देखो, तो ये तो हो गया रिट्रीट ऑफ मॉनसून। ठीक है, अब जब मॉनसून बाहर की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना, उतर रहा है, तो उत्तर पश्चिमी राज्यों से खिसकना शुरू होता है। और ये क्या खिसक रहा है, मैंने कई बार कहा, एक्सिस है, ट्रफ है, ITCZ भी लिख लो ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। और ITCZ क्या है, एक लो प्रेशर बेल्ट है ना, निम्न दाब का क्षेत्र है ITCZ। तो इस बाबत ये चीजें समझो कि खिसकता है, क्यों नीचे खिसक रहा है, क्योंकि पता है 6th क्लास की NCERT में कि सूर्य की किरणें, जब ये टाइम कौन सा होता है ये भी मैं बता दूं, सितंबर का टाइम है ना, वहां तो दिख रहा है सितंबर का टाइम है खिसकने का। तो इस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कहां पड़ रही होती हैं, पृथ्वी के किस हिस्से पर सीधा पड़ रही है, कर्क पे नहीं, विषुवत पर नहीं, मकर पर। ठीक है, मकर रेखा पर। और सितंबर का टाइम कहे तो यहां होता है सीधा विषुवत रेखा पे पड़ने लगता है ना, सीधा विषुवत रेखा पर आता है। लेकिन इसके बाद जब पृथ्वी आगे बढ़ती है इस तरफ, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, पृथ्वी इस तरह से जब आगे बढ़ने लगती है, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते जो पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी को जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आती है, तो इसी दौरान मॉनसून भी नीचे खिसकना शुरू होता है। जब पृथ्वी सितंबर से दिसंबर की तरफ आगे बढ़ती है, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हुए सितंबर से दिसंबर तक पहुंचती है, यही वो समय है जो मॉनसून के निवर्तन का है। क्योंकि इस दौरान इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, सितंबर और दिसंबर के बीच, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से नीचे आने लगती है। ध्यान से समझ लेना, सूर्य की किरणें यहां तो विषुवत रेखा पे आ रही हैं, अब इसके बाद विषुवत रेखा से नीचे आते आते देखो कहां आ गई, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कैप्रिकॉर्न पर आ गया ना, यहां कहां पर था, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा से धीरे 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 नीचे खिसकना शुरू होता है। और इसी प्रकार से अब नीचे क्या खिसक रहा है, सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ रही थी जिस जगह पे, अब वहां ना पड़ के थोड़ा नीचे पड़ रही हैं। और जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वहीं पर ITCZ तैयार होता है, बताया था ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि एक परमानेंट लो प्रेशर बेल्ट है। क्या है, परमानेंट लो प्रेशर बेल्ट। अब परमानेंट लो प्रेशर बेल्ट क्यों खिसकता है, जब सूर्य की किरणें अपनी पोजीशन बदलेंगी तो लो प्रेशर भी तो अपनी जगह बदलेगा। लो प्रेशर कैसे बनता है, बताया था ना, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तापमान का वायु दाब से उल्टा संबंध है, तापमान ज्यादा प्रेशर लो। तो ITCZ क्या है, लो प्रेशर बेल्ट। तो तापमान जहां ज्यादा होगा वहीं लो प्रेशर जाएगा। इस स्थिति में तापमान सबसे ज्यादा कहां आ रहा है, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इस स्थिति में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ रहा है सूर्य की सीधी रेखा, तो ITCZ भी वही बनेगा। तो ITCZ यहां से खिसकते खिसकते यहां आ गया, मतलब अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो यहां से विषुवत रेखा से खिसक के नीचे आ गया, कहां पर, मकर रेखा पर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, और इसीलिए देखो यहां पे इस डायग्राम में तुम्हें दिख जाएगा कि जो ITCZ है वो नीचे खिसक रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहां पर ITCZ का नीचे खिसकाव हो रहा है, ट्रफ का, एक्सिस का आवर्तन हो रहा है मॉनसून का, मॉनसून पीछे लौट रहा है, मॉनसून खिसक रहा है। और ये डेट है खिसकने की, और 15 दिसंबर तक खिसक के पूरा नीचे आ जाता है, क्योंकि ITCZ भी दिसंबर में, याद है ना, अभी बताया था दिसंबर में, देखो 15 दिसंबर की डेट है, और इसी डेट पर, यहां देखो दिसंबर के समय इसी डेट पर, दिसंबर के समय इसी डेट पर क्या होता है, ITCZ नीचे चला आता है। भारत नहीं है यहां पे, भारत तो यहां है, देखो कुल मिला के अगर देखो भारत यहां है, और ITCZ क्या हो गया, भारत से नीचे आ गया। भारत से नीचे आ गया दिसंबर में, तो दिसंबर में तो हमारे यहाँ ठंड हो जाएगी, गर्मी निचले दक्षिणी गोलार्ध में होगी जहां ऑस्ट्रेलिया है, तो सूर्य किरणें सीधा अब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है।
तो भारत से मानसून पूरी तरह दिसंबर तक नीचे खिसक जाता है, यानी मानसून लौट जाता है दिसंबर तक, और दिसंबर में भारत में ठंड शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें। अब आगे चलते हैं। अब ये जो प्रक्रियाएं हैं, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, पीकू का कहना है कि भाई वीडियो रुक रुक के चल, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है? अगर सबके साथ होगा तब तो यहां से दिक्कत होगी, अगर सिर्फ एक तरफ से होता है तो वहीं पे नेटवर्क प्रॉब्लम का इश्यू होता है। एक बार बताओ सब लोग, क्या ये सबके साथ दिक्कत आ रही है? सब लोग बताइए एक बार, वीडियो रुक रुक के चल रहा है सबका? यस। अच्छा, अंजू का भी कहना है यस। अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुको, अभी देखो सही है। पूर्णिमा कह रही है नो सर, मतलब वीडियो रुक के नहीं चल रहा है। अभी अभी देखना एक बार, अभी सही हो गया मेरे ख्याल से। अभी देखो, अभी की स्थिति पर जल्दी बता दो फटाफट। सही है ना? मतलब यस का मतलब मान लूं कि सही है। ठीक है, चलो, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये छोटी मोटी समस्याएं जीवन में। ठीक है ना पूर्णिमा? ठीक है। अंजू अब तक ही, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी समस्याएं हैं जीवन में, है ना। बहुत बड़ा जब हमारा एस्पिरेशन होता है, महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं, एस्पिरेशंस बड़े होते हैं, तो छोटी छोटी चीजें इग्नोर करके हम आगे फिर बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ना पड़ेगा ना, बिना आगे बढ़े तो, हिस्ट्री में तुमने देखा है साम्राज्य भी स्थापित नहीं हुआ है किसी का, है ना, चाहे वो मुगलों का हो या मराठाओं का हो या उसके बाद ब्रिटिश का हो, सब आगे बढ़े हैं तभी। और आगे बढ़ने में क्या हुआ है? रिस्क आया है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ घटनाएं हुई हैं, जैसे वीडियो कभी कभी रुक सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, वीडियो रुक भी जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। हमें आगे बढ़ते रहने का हमारा उद्देश्य हमारे दिमाग में रहना चाहिए, है ना। अब देखो, तो ये रिट्रीट की कहानी अब शुरू करते हैं। ये तो समझो एक अवधारणा है, अब कहानी असली अब शुरू होगी रिट्रीट की, ठीक है, वापस लौटने की या निवर्तन की। तो देखो, निवर्तन की जो कहानी है, रिट्रीट की, मॉनसून लौट रहा है। लौटता कैसे, थोड़ा सा मैं और बता दूं, ठीक है, कैसे लौटता है? आईटीसीजेड के खिसकने से। पहली बात समझ गए, आईटीसीजेड के खिसकने से। और इस थियरी का नाम क्या था जो आईटीसीजेड के खिसकाव से संबंधित है? बताओ। आईटीसीजेड के खिसकाव से जो सिद्धांत संबंधित है उसका नाम हमने कल भी दिया था, आईटीसीजेड थियरी या एयर मास थियरी, कल बताया था मैंने, जिसको फ्लोन नाम के, है ना, मौसम विज्ञानी ने, जलवायु विज्ञानी ने 1951 में दिया है इस सिद्धांत को, जिसको आईटीसीजेड के खिसकने का सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत मॉनसून को बेहतर तरीके से समझा पाता है, बेहतर तरीके से। अब आगे चलते हैं। मॉनसून लौट रहा है, चलो लौटाते हैं मॉनसून को। तो मॉनसून जब लौट रहा होता है तो लौटते वक्त कई सारी इसमें घटनाएं होती हैं। अच्छा, मॉनसून जब लौटता है तो ये ध्यान रखना कि कैसे लौटता है, मैं थोड़ा सा उसका डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में देखो समझ लोगे। ये भारत है और भारत का उत्तरी पश्चिमी इलाका, कल बताया था, राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जहां पर क्या होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर में अब कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि शीत ऋतु की शुरुआत हो रही है। सितंबर आ गया है, याद है, सितंबर आ गया, तो सितंबर के टाइम क्या होता है, लगभग गर्मी खत्म होने लगती है और ठंड शुरू होने लगती है ना। तो शुरू होने लगती है तो धीरे धीरे लो प्रेशर किस में बदलेगा, हाई में, ठीक है। और महासागरों में क्या दबाव रहेगा, उसका उल्टा होगा, पता ही है सबको। महासागरों में कौन सा दबाव होगा, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो या फिर हिंद महासागर हो नीचे, है ना, इन तीनों में कौन सा दबाव होगा बताओ। मैंने बताया था जब वहां हाई होगा तो यहां पर लो, निम्न, निम्न और निम्न। और हवाओं की एक आदत है, हवाओं की एक आदत क्या है कि वो उच्च से निम्न की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, हवाओं की आदत है। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा हाई और लो के बीच में अंतर होगा, उतनी तेजी से हवाएं चलेंगी, समझ गए, हवाएं उतनी तेज चलेंगी। डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे मेंस वाली क्लास में। तो हाई टू लो, ये देखो, हाई टू लो, ऐसे बाहर अब हवाएं निकलेंगी। एक बात मैंने बताई थी पहली क्लास में, अगर पूछा जाए कि मॉनसून कितने प्रकार का होता है तो क्या बताओगे,
मानसून दो प्रकार का होता है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। आप समझ गए, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो सारे कंफ्यूजन दूर कर लो यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं, कई बार बच्चों ने पूछा है मुझसे कि सर रिट्रीट ऑफ मानसून फिर क्या है और नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है। देखो मैं इसको भी बता दे रहा हूं, आज समझ लो इसको। रिट्रीट का मतलब होता है वापस लौटना, मानसून का लौटना, और नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, लौटना एक प्रक्रिया है। रिट्रीट ऑफ मानसून एक प्रक्रिया है जिसमें मानसून उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ खिसकता है, ठीक है, ये प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस में जिन हवाओं का योगदान होता है उनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। जिन पवनों का योगदान होता है उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो रहा है। तो उन हवाओं को, ये तो आईटीसीजेड है ना, ये तो लो प्रेशर जोन है जो खिसक रहा है, लेकिन लो प्रेशर जोन खिसक रहा है तो प्रेशर को फॉलो कौन करता है? हवाएं, पवने, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये तो प्रेशर जोन खिसक रहा है जिसमें रिट्रीट ऑफ मानसून की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और नाम जुड़ा है, इसलिए मैं वो कंफ्यूजन भी दूर कर रहा हूं। उसको क्या कहते हैं? उस नाम को नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। अब समझो, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून कैसे, एक और पिक्चर के माध्यम से मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं ताकि तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ जाए। उत्तर पूर्वी मानसून, यहां पर क्या है? हाई प्रेशर, ठीक है, बन गया हाई प्रेशर क्योंकि सितंबर आ रहा है ना। तो जमीन जो गर्म थी वो ठंडी होनी शुरू हो गई है। ठंडी होना मतलब हाई प्रेशर, उच्च दाब। और तुलनात्मक रूप से जो ओशन है वहां लो प्रेशर है, निम्न दाब है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो समुद्र होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जबकि भूमि क्या होती है? जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ये पिछले वीडियो जरूर देख लेना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी में जरूर देख लेना सारे वीडियोस पीछे वाले, ठीक है, जो तुम्हारा रह गया। अब देखो, हाई से लो की तरफ कैसे, ये बाहर की तरफ तुम देख सकते हो, विंड्स, पवने बाहर की तरफ आ रही हैं, ऐसे देख रहे हो यहाँ पे। तुम पूछोगे सर ऐसे घूमते हुए क्यों आ रही है? घूमते हुए इसलिए आ रही, कोरियोलिस बल काम कर रहा है। कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं घूमते हुए आती हैं, ठीक है। और ये जो हवाएं हैं जो अंदर गई थी साउथ वेस्ट मानसून वाली, वही वापस आ रही है। वापस क्यों आ रही हैं? ऐसे आ रही हैं वापस क्योंकि आईटीसीजेड भी नीचे आ रहा है। तो आईटीसीजेड को फॉलो करने के लिए हवाएं नीचे आ रही हैं। आईटीसीजेड खिसक रहा है और हवाएं भी हाई टू, आईटीसीजेड लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और हाई से लो, ऐसे हवाएं नीचे आएंगी और मानसून पूरा नीचे खिसक जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर, यहां ट्रेड विंड का रोल है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पूछे कि मानसूनी पवनों में मानसून में किन पवनों का रोल होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रेड विंड का। और ट्रेड विंड को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये देखो, ये है ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने, ठीक है। यहां पर तो व्यापारिक पौनों का यह स्थान है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, बताया था मैंने। तो ये व्यापारिक पौने क्या करती हैं? अब ध्यान से समझ लेना इसको, यहीं पर ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, जो वापस लौट रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। ट्रेड विंड मैंने बताया था ना, व्यापारिक पौने ही मानसूनी पौनों में बदल जाती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, और ये क्या है? रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी कि निवर्तन। दोनों मिल गया, देख रहे हो, रिट्रीट और नॉर्थ ईस्ट दोनों मिलकर कहां पहुंच रहा है? ध्यान से देखो कहां पहुंच रहे हैं। ये कौन से, भारत के कौन से तट पे? दोनों मिलकर ये पहुंच रहे हैं भारत के उस क्षेत्र में जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बना था। कौन से क्षेत्र में पहुंच गए? उस क्षेत्र में जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बना था, ठीक है। तो ध्यान रखना, वृष्टि छाया क्षेत्र कौन से राज्य में बनता है? मूल रूप से तमिलनाडु, लेकिन और किन किन राज्यों में बनता है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से किस राज्य में बनता है? तमिलनाडु में। याद रहेगा सबको, उसी तमिलनाडु में जिसमें दक्षिण पूर्व मानसून से बारिश नहीं हुई थी, उत्तर पूर्वी मानसून से यहां पर बारिश हो रही है, ठीक है।
तो ये यहां पर किससे बारिश हो रही है? उत्तर पूर्वी मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। कितनी वर्षा होती है अगर पूछा जाए तो बताना 100 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर की वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से वृष्टि छाया क्षेत्र में, या फिर कह सकते हो तमिलनाडु में होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा, जो कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मानसून से नहीं हो रही थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब ये 100 सेंटीमीटर, ये भी तथ्य याद रखना एग्जाम के लिए, कितना बारिश होता है? 100 सेंटीमीटर। तट कौन सा यहां पर है? भारत का कौन सा तट है? ये पूर्वी तट है, इसको कहते हैं मालाबार और इसको कहते हैं कोरोमंडल। तो अगर ये पूछा जाए कोरोमंडल तट पे कितनी वर्षा होती है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही कोरोमंडल वही तमिलनाडु भी है। ठीक है, हाँ कोरोमंडल, बिल्कुल ठीक है निकेत, बिल्कुल सही जवाब है कोरोमंडल वही तमिलनाडु है। तो 100 सेंटीमीटर की बारिश कहां होती है? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल याद रखना सब लोग, कोरोमंडल तट पर 100 सेंटीमीटर की, या तमिलनाडु में 100 सेंटीमीटर की बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है तो तमिलनाडु, किस तट पर होती है तो कोरोमंडल। ठीक है, किस तट पर होती है तो कोरोमंडल। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, अब ये तो हो गया वापस मानसून लौट रहा है, यहां पर एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी, जब मानसून पीछे खिसकता है, ठीक है, जब पीछे खिसकता है और ये सब कुछ हो रहा है, मतलब आर्द्रता आ रही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून मॉइस्चर लेके आ रहा है, एक साइक्लोन बनता है जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी चक्रवात, सुना होगा सबने। तो चक्रवात कहां पर बनता है ये भी देख लो, इसी समय बनता है ड्यूरिंग रिट्रीट ऑफ मानसून, जिसमें हम मानसून के लौटने की बात कर रहे हैं। इसी समय भारत के, खासकर अगर देखा जाए बंगाल की खाड़ी में, तो चक्रवातों का बनना शुरू होता है, क्योंकि इस समय तक जो महासागरों का जल है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है और इस तरह से कई छोटे बड़े चक्रवात बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये चक्रवात भारत में पहुंचते हैं किन पौनों के द्वारा? अगर ये पूछा जाए तो बताना व्यापारिक पौने ही इनको लेकर भारत तक आती हैं और फिर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में इन चक्रवातों से वर्षा होती है ना। इन चक्रवातों से वर्षा होती है, खासकर कहां पर मैं बता दूं, महानदी वाला क्षेत्र जो है, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के सहारे, ये नदी घाटियां हैं, इन नदी घाटियों में ये चक्रवात प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद यहां पर 100 सेंटीमीटर की बारिश यहां भी हो जाती है इन नदी घाटियों में। तो भारत में ध्यान रखना, इंडिया में चक्रवात जो साइक्लोन्स बनते हैं वो किन क्षेत्रों में बारिश करते हैं? नदी घाटियों में। ठीक है, याद रहेगा कौन से चक्रवात हैं ये? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन बन कहां रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। इनको ला कौन रहा है भारत तक? तो ये ट्रेड विंड्स है ना, या व्यापारिक पौने, ये लेकर आती हैं। समय कौन सा है? सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ये समय है जब ये चक्रवात तीव्रता से भारत में प्रवेश करते हैं। और सब लोग न्यूज भी सुनते होंगे इस टाइम में कि चक्रवात आ रहा है ना, डिप्रेशन बन चुका है, निम्न दाब बन चुका है। ये सब प्रक्रिया हम लोग बनने की करेंगे मेंस वाली क्लास में। फिलहाल हम कर रहे हैं चक्रवात आते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इन चक्रवातों के नाम भारत में क्या है? भारत में इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत में इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, सिर्फ चक्रवात कहते हैं। चलो छोड़ो, हटाओ सारी बातें, भारत में इनको सिर्फ चक्रवात कहते हैं, इंग्लिश में भी चक्रवात। ठीक है, अच्छा, अमेरिका में तुम्हें पता है यही चक्रवात आते हैं यहां पर। तो इनका नाम क्या होता है? इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में या कैरेबियन सी में या फिर कैरेबियन आइलैंड्स में, यहां पर इसका नाम होता है हरिकेन। ध्यान रखना, तो ये जो क्षेत्र है अमेरिका का, यहां पर क्या कहलाता है? ये हरिकेन है ना यहां। और ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या है बताओ? इसी चक्रवात का ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम होता है? इस जगह पर आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो कहते हैं विल्ली विल्ली, विल्ली विल्ली इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, लिख लोगे सब लोग, या पता भी होगा मुझे लगता है, और जो तुम्हें नोट्स मिला है उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में विल्ली विल्ली
चाइना में इसको कहते हैं टाइफून, फटाफट लिख लो टाइफून, है ना, चाइना में इसको टाइफून कहते हैं। तो फोन आ रहा है, चाइना में इट इज नोन एज टाइफून, ठीक है। एंड जापान में कहते हैं टाइफू, ठीक, चाइना में टाइफून, जापान में टाइफू, एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं इसको, विली विली, ठीक है, क्लियर है। और भारत में क्या कहते हैं, इंडिया में चक्रवात, ठीक। अफ्रीका में क्या कहते हैं, अफ्रीका में इट इज नोन एज साइक्लोन, ठीक है, वो चक्रवात कहते हैं, सॉरी साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात नहीं साइक्लोन। तो ये सारे अलग अलग नाम हैं भारत विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, ये ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो नाम तुम्हें याद रखने हैं, भारत में जब मॉनसून का रिट्रीट होता है, ओके, तो बारिश कहां होती है रिट्रीट ऑफ मॉनसून से, या लौटते हुए मॉनसून से, या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से, कोरोमंडल के तट पर, ये पता है तुम्हें। और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां आते हैं, नदी घाटियों में, नदी घाटियों में कितना वर्षा करते हैं ये, तो नदी घाटियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सब में 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है इन चक्रवातों के माध्यम से। समय याद रखना, लौटने वाले समय की ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। एक और प्रक्रिया लौटने वाले के समय में होती है, मानसून जब लौट रहा होता है उसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट। सुना है सबने या नहीं सुना है, बताओ। अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट की जो प्रक्रिया है ये, व्हाट इज अक्टूबर हीट, देखो जब मॉनसून वापस लौटता है तो प्रायद्वीपीय पठार में पेनिनसुलर प्लेटू में, प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है कि भाई लौटते समय तो इधर ही रहता है, उत्तरी गंगा के मैदान से तो नीचे आ चुका होता है। प्रायद्वीपीय पठार में गर्मी उस समय होती है, जैसे तुम्हें पता है तवे को अगर तुम गैस के चूल्हे पे चढ़ा दो तवे को, तो क्या देखते हैं हम कि तवा जब गर्म रहता है और हल्का सा भी पानी उस पर छींटा मारते हो तो भाप क्या होता है, निकल के ऊपर आता है, ठीक है। यही सेम प्रक्रिया अक्टूबर हीट में होती है, जब भारत की जमीन सितंबर के महीने में अभी भी गर्म है, पूरी तरह से गर्म नहीं है लेकिन थोड़ी गर्म तो है। पूरी तरह से गर्म कब होती है, जून के महीने में, लेकिन सितंबर के महीने में अभी भी गर्म है। और इस गर्म पानी में, यानी कि जब ये जब ये जमीन गर्म होती है और उस समय हल्की फुहार भी, लौटते हुए मानसून में हल्की फुहार होती है, हल्की फुहार भी जब पड़ती है तो इसको क्या कहते हैं, इसमें से हीट जनरेट होता है। जैसे पता है ना, तवे के ऊपर से वाष्प निकलता है, तो जमीन पे हल्की फुहार भी पड़ती है तो वाष्प क्या होती है, ऊपर आ जाती है पूरे वायुमंडल में हमारे, और उस वाष्प से उमस बढ़ जाती है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में देखना उमस वाली वर्षा होती है, उमस बहुत ज्यादा होती है, और उस उमस के कारण गर्मी और बढ़ जाती है, जिसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। तो अक्टूबर की उष्मा जो है वो किससे जुड़ी हुई है, अक्टूबर की उष्मा किससे जुड़ी हुई है, यही लौटते हुए मानसून से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये भी जुड़ी हुई है। अच्छा, अब आगे आते हैं, देखो ये तो हो गया तुम्हारा लौटने हुए मानसून की प्रक्रिया है सारी। यहां पर हमने देखा कि मानसून अब लौट चुका है, मानसून पीछे आ चुका है, विड्रॉल कर चुका है, निकल चुका है ना। अच्छा, अब ये साइक्लोन भी धीरे धीरे कम बनने लगेंगे, जब मानसून पूरा निकल जाएगा तो साइक्लोन चक्रवात वगैरह भी बनने कम हो जाएंगे। इसके बाद आता है चलो विंटर सीजन। अब सीजन की एक बार बात कर लेते हैं। देखो ये तो था मानसून के लौटने से संबंधित जो भी प्रभाव है हमें देखने को मिला है वो हमने देख लिया। अब आते हैं सीजन्स। तो भारत में कितने सीजन होते हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं, और किन किन ऋतुओं में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। तो ऋतुएं होती हैं, ठीक है, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं, 4 प्रकार की ऋतु है ना। भारत में कितनी ऋतु है, 4 प्रकार की ऋतु है। कौन कौन सी, विंटर शीत ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, है ना, रेनी सीजन वर्षा ऋतु, है ना। वर्षा ऋतु के साथ ही स्प्रिंग भी हो जाता है, स्प्रिंग मतलब शरद,
और उसके बाद होता है ऑटम, मतलब वसंत। अभी वसंत ऋतु का समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? वसंत ऋतु का। ठीक है, तो वसंत ऋतु अभी चल रही है, वसंत पंचमी आने वाली है। तो विंटर, समर, रेनी, ये 4 तरह की हमारे पास क्या है? ऋतुएं होती हैं। अब इन चारों ऋतुओं में अगर समय की हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से? ऑटम से शुरू करते हैं, ऑटम से। चलो ठीक है, वसंत से शुरू करते हैं, वसंत ही चल रहा है। तो अभी है ऑटम सीजन। वसंत ऋतु में कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है हमारे देश में? अभी ठीक 1 महीने बाद, फरवरी है, फरवरी आने वाला है, मार्च आते आते यहां की जमीन धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगी। और गर्म होना इनफैक्ट शुरू हो चुकी है मकर संक्रांति के बाद से ही। ठीक है, मकर संक्रांति के बाद से गर्म होना शुरू हो चुकी है। ऑटम के महीने, मतलब इस वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु में जब जमीन गर्म होती है, इसको हम कहते हैं प्री मॉनसून शावर। अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन तुमसे कि प्री मॉनसून शावर क्या है, तो क्या बताओगे? मॉनसून पूर्व बौछारें। क्या कहते हैं इसको? मॉनसून पूर्व बौछारें। कौन से समय में होता है? गर्मियों में नहीं होता है, गर्मी से पहले, ग्रीष्म ऋतु से पहले। कौन सा ऋतु? वसंत ऋतु। मॉनसून पूर्व बौछारें, तो प्री मॉनसून शावर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब मॉनसून नहीं आया है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है इस समय, जिसको हम मॉनसून पूर्व बौछारें कहते हैं। मॉनसून पूर्व बौछारें, बौछारें मतलब आर्द्रता होगी तभी तो बारिश होगी, लेकिन आर्द्रता नहीं भी होगी तो भी लो प्रेशर तो तैयार हो ही जाएगा। निम्न दाब का क्षेत्र तैयार होना शुरू हो गया है, गर्मी शुरू हो रही है, निम्न दाब का क्षेत्र तैयार होना शुरू हो जाता है। और इस निम्न दाब में जब तेजी से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो इसको गंगा के मैदानों में क्या नाम देते हैं? लू। ठीक है, इसी समय लू का प्रवाह होता है कहां? उत्तरी गंगा के मैदानों में, है ना। तो उत्तरी गंगा के मैदानों में इस समय लू का समय होता है और इसको कहते हैं गर्म एवं शुष्क हवाएं। लू क्या होती है? लू हॉट एंड ड्राई विंड। माइंड इट, क्या होती है? हॉट एंड ड्राई विंड, इसको हम लू कहते हैं। और ये जो लू है, हॉट एंड ड्राई विंड, ये कौन से क्षेत्र में चलती है? ये पूरे भारत के, है ना, मैदानी इलाकों में। अगर बोला जाए तो पंजाब से लेकर बिहार तक, पंजाब से लेकर यूपी, बिहार तक ये लू चलता है, जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं। क्या है? गर्म और शुष्क। और ज्यादा गर्म हो जाएंगी तो फिर इसको हीट वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट वेव। सुना है ना हीट वेव? हीट वेव कब आता है, क्यों आता है, समझ गए? मॉनसून पूर्व बौछारें। अब देखो, ये मॉनसून पूर्व बौछारें को लू कहां पे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आएगा कि लू कहां पे कहते हैं, तो लिख लो लू कहां कहते हैं? पंजाब टू बिहार प्लेन, पंजाब से बिहार के मैदानी इलाकों में वो लू कहते हैं। पंजाब के बाद यूपी, है ना, फिर बिहार, इन सब में इसको लू कहते हैं। तो लू तो तुम्हारा चलो यहां पर हो गया, या फिर इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। मान लो कि अगर इसको हम दूसरे, ये तो चलो एक शब्द हो गया। अब यही, ये देखो, यहां से अगर मान लो पंजाब, यूपी, बिहार तक तो लू कहेंगे, लेकिन जब ये लू बंगाल पहुंच जाएगा, जब ये लू बंगाल पहुंच जाएगा, तो बंगाल में इसका नाम बदल जाएगा। बंगाल में इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल पहुंचते पहुंचते बंगाल की खाड़ी से इस लू को आर्द्रता मिलती है, आर्द्रता मिलती है, और आर्द्रता के फलस्वरूप घने मेघों का निर्माण होता है और उसमें तड़ित झंझा होती है। तड़ित झंझा मतलब हीट और गर्जना और मेघ। तड़ित झंझा मतलब गरज और चमक के साथ बारिश, है ना। बहुत तेज बारिश होती है, बिजली चमकती है और ये फसलों को बंगाल में बर्बाद कर देती है। इसलिए इसको काल वैसाखी कहते हैं, क्योंकि वैसाख के महीने में ये यहां पर आती है। तो वैसाख के महीने में आ रही है, जिसको हम काल वैसाखी कहते हैं। अब देखो, ये तो काल वैसाखी क्या हमारे लिए घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है?
बंगाल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है ये समझो। बंगाल में इस समय टी, चाय, है ना, जूट, वहां की नगदी फसलें होती है बंगाल की, टी, जूट, है ना। और एक इंपॉर्टेंट स्टेपल डाइट उनका होता है चावल, जो कि वो खाते ही खाते हैं, चाहे मछली के साथ खाएं या किसी भी चीज के साथ खाएं, चावल खाते ही खाते हैं। तो बंगाल में इन फसलों को ध्यान रखना, इन फसलों को किससे फायदा होता है? काल बैसाखी से फायदा होता है, याद रहेगा। काल बैसाखी से बंगाल में इन फसलों को फायदा होता है, ठीक है। तो काल बैसाखी जो नाम है वो बंगाल में है, या फिर ईस्टर्न इंडिया में भी हम कह सकते हैं, पूर्वी भारत में भी कह सकते हैं, ठीक है। और असम में इसका एक स्पेशल नाम है, असम में एक स्पेशल नाम है, लिख लो क्या नाम कहते हैं इसको, बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा, ये नाम असम में होता है। तो ये मॉनसून पूर्व बौछारों के अलग अलग लोकल नाम है, ध्यान रखना, इनको हम लोकल नेम कहते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, बारदोली छीड़ा, और इसको मैंगो शावर भी कहते हैं, आम्र वर्षा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, इसको मैंगो शावर या आम्र वर्षा भी कहते हैं। कहां पर? तो देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, मैंगो शावर, है ना, आम्र वर्षा भी कहते हैं। आम्र वर्षा यूपी में भी कहते हैं, बिहार में भी कहते हैं, बंगाल में भी कहते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है एग्जाम में कौन कौन सा स्टेट पूछा जा रहा है, ये डिपेंड करता है कौन कौन से राज्य पूछे जा रहे हैं जहां पर ये मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। और आम्र वर्षा सिर्फ इसमें ही नहीं, साउथ इंडिया में भी, केरला और तमिलनाडु में भी इनको आम्र वर्षा कहते हैं, ध्यान रखना। सिर्फ नॉर्थ में नहीं, साउथ में भी ये आम्र वर्षा के नाम से जाने जाते हैं, केरला और तमिलनाडु में। ये आम्र वर्षा क्या होती है? ये आम को पकने में मदद करती है। तो आम को पकने में कौन सी वर्षा मदद करती है भाई? आम को पकने में यही मॉनसून पूर्व बौछारें, है ना, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्री मॉनसून शावर। इसी के नाम अलग अलग हैं। सब कुछ हम क्या देख रहे हैं अभी तक? हम जो देख रहे हैं कि प्री मॉनसून शावर या मॉनसून पूर्व बौछारें देख रहे हैं, जिसका नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से लिया जाता है। कहीं पर सिर्फ गर्म और शुष्क हवा चलती है, हॉट और ड्राई विंड ब्लो करती है, और जब उनको मॉइस्चर मिल जाता है तो वहां बारिश भी बहुत खतरनाक हो जाती है, जैसे काल बैसाखी या फिर आम्र वर्षा, है ना। इसके बाद कर्नाटका में चले जाओ। अगर तुम कर्नाटका में चले जाते हो तो कर्नाटका और केरला वाले इलाकों में, कर्नाटका में खासकर इसका नाम चेरी ब्लॉसम है। कर्नाटका में क्या है? चेरी ब्लॉसम, जो चेरी या कॉफी शावर भी कहते हैं। चेरी ब्लॉसम यानी कॉफी के फसलों को पकने में मदद करती है, और चेरी के, जो चेरी के फल होते हैं छोटे छोटे, उनको भी पकने में मदद करती है। लेकिन कहां पर? कर्नाटका में। तो यही मॉनसून पूर्व बौछारों का नाम कर्नाटका में अलग अलग रूप से दिखाई देता है, ठीक है। बिहार में अलग है, पंजाब में अलग है, सब जगह इसके नाम अलग अलग हैं। और ये सब जो है, अगर मान लो कि पश्चिम से, यानी ये जो प्री मॉनसून शावर है या फिर लू वगैरह है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, तो इनको पूर्व के क्षेत्रों में, यानी पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं इनको? उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इनको कहते हैं नॉरवेस्टर। ध्यान रखना, नॉरवेस्टर, ठीक है, नॉरवेस्टर कहते हैं, याद रहेगा सबको। तो ये तो था प्री मॉनसून शावर, ठीक है। सीजन कौन सा था? यहां तक आई होप सबने लिख लिया है, सबको समझ में आ गया है। यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन नामों को बिना कंफ्यूजन के कई बार रिवाइज करके मैप में ड्रॉ करके बना लेना कि यहां पर ये नाम है, तो तुम्हें याद रहेगा। देखो, मैप ड्रॉ करके बनाओगे तो तुम्हें जल्दी याद होगा, और सीधा किताबों से, नोट से रटना शुरू करोगे तो देर से याद होगा या फिर नहीं भी याद होगा। ऐसे मैप बनाओ और लिखो कि यहाँ क्या कहते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया एल, एल एल लू, यहां पर लिख दिया के बी, काल बैसाखी,
इधर लिख दिया नॉर्थ वेस्टर, नॉर्थ वेस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया चेरी ब्लॉसम। इस तरह से शॉर्ट में तुम फुल लिख लेना, कॉफी शावर, चेरी ब्लॉसम। यहाँ केरला और तमिलनाडु है ना, इसमें मैंगो शावर है ना। और फिर इधर भी जहां पर लू है वहां पर मैंगो शावर, खासकर बिहार और यूपी वाले एरिया में मैंगो शावर भी कहते हैं लू को, ठीक है। तो इस तरह से मैप बनाकर ड्रॉ करके तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। ये तो हो गया ऑटम यानी वसंत का समय समाप्त, एक सीजन खत्म। दूसरा सीजन अब कौन बचा है देखो, दूसरा सीजन कौन सा था, समर है ना। तो समर के सीजन में क्या क्या होता है भाई, ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में जो होता है हमने डिस्कस कर लिया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है क्या होता है भाई, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में, 30 से 40 डिग्री है ना। इस समय भारत में जो ITCZ है वो उत्तर की तरफ है ना, उत्तर की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा कौन, ITCZ। और मॉनसून को अट्रैक्ट करता है, मॉनसून यहाँ पर समर सीजन में दिखाई देता है, ठीक है। तो मॉनसून को अट्रैक्ट किया जाता है कौन से सीजन में, समर सीजन में। स्पेशली कब से, जून के महीने में। तुम्हें पता ही है 1 जून को केरला पे बारिश होती है, वहां से मॉनसून शुरू हो जाता है। तो ITCZ जो है ये कहीं ना कहीं नॉर्थ से उत्तर की तरफ, मतलब उत्तर में शिफ्ट हो जाता है। तो समर में तो सारा कुछ हमने देख ही लिया है। समर के बाद आते हैं विंटर में, विंटर सीजन। समर और रेनी हो गया है, समर और रेनी दोनों हो गया, बारिश वाला सीजन भी हो गया जिसमें हमने मानसून का आवर्तन और निवर्तन पढ़ लिया है। अब हम कहते हैं शीत ऋतु में क्या होता है। शीत ऋतु में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है हमारे भारत में जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, शीत ऋतु में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये जलवायु घटना है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब देखो भारत में कहां से प्रवेश करता है, अब मैप बना के मैं दिखा दे रहा हूं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में इस जगह से प्रवेश करता है, यहां से, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से प्रवेश करता है। और क्या है ये, साइक्लोन ही प्रवेश करता है, ध्यान रखना। यहां से भी साइक्लोन की एंट्री होती है हमारे भारत में, लेकिन ये वो साइक्लोन नहीं है जो ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय था। ये टेम्परेट साइक्लोन होता है, इसको हम समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ये कौन कोई चक्रवात है, हाँ टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं इनको। ये समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है हमारे देश में, खासकर भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में, खासकर भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में, ठीक है, वर्षा होती है। तो ये कुल मिला के अगर हम देखें तो वर्षा जो हो रही है देखो समशीतोष्ण चक्रवातों से हो रही है। और कितनी बारिश होगी हमारे भारत में, यहां खासकर दिल्ली, अब स्टेट नाम लिख लो कौन कौन सा राज्य पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है। तो ध्यान रखना, दिल्ली, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, साथ में वेस्टर्न यूपी भी लिख लो, वेस्टर्न यूपी। ये सारे राज्य पश्चिमी विक्षोभ से, हाँ, विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग, ऑटम, बिल्कुल ठीक है अनिकेत, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये देखो, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ से अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं, तो इन राज्यों के नाम याद रखना। अगर ये पूछा जाए कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है, ध्यान रखना, चक्रवातीय डिस्टर्बेंस है, चक्रवात से बारिश होती है, चक्रवात से होने वाली। क्योंकि ये पश्चिम से एंटर कर रहा है, देखो भारत के पश्चिम से एंटर कर रहा है, इसलिए इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब एटमॉस्फेयर शांत था, अब उसमें तूफान और वर्षा होने लगी, तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, अशांत हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन यहां पर ये दिख रहा है, इन राज्यों में होता है।
कितनी वर्षा होती है? देखो इन राज्यों में, इन सभी राज्यों में 50 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ध्यान रखना, ज्यादा नहीं होती है। 50 टू 60 सेंटीमीटर की बारिश होगी इन राज्यों में शीत ऋतु में। कब? विंटर सीजन में। फिर पूछा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में आएगा, तो क्या बताओगे? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो शीत ऋतु कर रहे हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ आता है, ये समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ आता है, बारिश करता है, ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्लस हिमालयी क्षेत्रों में भी करता है। अभी मैंने जम्मू कश्मीर का भी नाम लिखा है, और हिमालयी क्षेत्रों में भी करता है बारिश। लेकिन जब हिमालयी क्षेत्रों में करेगा तो वहां वर्षा नहीं होगी, वहां हिम वर्षा होगी, ठीक है। हाँ विंटर, बिल्कुल ठीक है पीकू, विंटर शीत ऋतु में होता है। तो हिमालयी क्षेत्रों में ये बारिश नहीं करता है, हिमालयी क्षेत्रों में हिम वर्षा करेगा। स्नोफॉल, रेनफॉल नहीं, क्या? स्नोफॉल। किससे? विंटर डिस्टर्बेंस से। तो ये ध्यान रखना, विंटर डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालयी राज्यों में रेनफॉल नहीं स्नोफॉल करेगा, और बाकी इन राज्यों में रेनफॉल करेगा कितना? 50 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, जो शीत ऋतु में घटना देखने को मिलती है। और अगर समय पूछा जाए तो मैं तुम्हें मोटे तौर पर बता दूं, ये शुरू हो जाता है अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय होता है। कुल मिला के मूल रूप से सितंबर तक तो मानसून ही खिसकना शुरू होता है, फिर अक्टूबर आते आते, यानी मानसून जब नीचे खिसक रहा था तो साथ में एक और घटना हो रही थी, ठीक है। उत्तरी गंगा के मैदानों से तो मानसून खिसक के नीचे चला गया, लेकिन पश्चिम से आने वाले तूफानों ने वर्षा भी शुरू कर दी, जो कि रबी की फसलों के लिए, पूछा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी फसलों के लिए ये ज्यादा प्रभावी होता है इस तरह की वर्षा? ध्यान रखना, रबी की फसलों के लिए ज्यादा प्रभावी होती है। रबी की फसलें जो होती हैं, है ना, उसमें वीट, गेहूं, है ना, ग्राम, चना, ज्वार वगैरह, बाजरा वगैरह, ये सब जो रबी की फसलें। वैसे तो ज्वार बाजरा खरीफ में भी आती है, लेकिन रबी वाले सीजन में भी वीट, ग्राम, है ना, इस तरह की जो फसलें हैं वो मोटे अनाज वाली, जिसको कहते हैं कोर्सर ग्रेन, वो रबी की फसलों के लिए, खासकर गेहूं जो पकता है ना, हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में, इन राज्यों में गेहूं की पैदावार बहुत होती है। तो इन राज्यों में विशेषकर जो गेहूं पैदा होता है, वो गेहूं क्या होता है, इसी वजह से, इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पकता है। अब तुमसे ये पूछा सकता है क्वेश्चन कि पश्चिमी विक्षोभ के फायदे क्या क्या हैं? क्या क्या पूछा सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फायदे क्या क्या हैं? तो एक तो बताओगे क्या? पहला फायदा, रबी की फसलों को पकाता है, ठीक है। दूसरा, हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर बनते हैं, हिमालय में जो ग्लेशियर बनते हैं वो इसी हिम वर्षा के कारण बनते हैं। हिम वर्षा हुई तो हिम की वर्षा हुई ना, स्नोफॉल, वो स्नो क्या बोलता है कि जितने भी हिमालय में ग्लेशियर है, गंगोत्री, यमुनोत्री, सबको भर देता है। और जब सबको भरेगा तभी तो गर्मियों में नदियां बहेंगी, है ना। नदियां बहती कैसे? उत्तरी गंगा के मैदानों में। उत्तरी गंगा के मैदानों में जो नदियां बहती हैं वो नदियां इन ग्लेशियर के कारण से बहती हैं। और ये ग्लेशियर की फीडिंग कब होती है? इसकी फीडिंग विंटर सीजन में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। और फिर पूरे साल उत्तरी गंगा के मैदान में नदियों में पानी लबालब दिखाई देता है। अगर ये वर्षा ना हो तो ग्लेशियर नहीं बने, ग्लेशियर नहीं बने तो नदियां भी सूख जाएंगी। नदियां सूखेंगी तो हमारे भारत की जो कृषि प्रधान जो देश है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी, नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो ये तो था पश्चिम। तीसरा फायदा बता रहा हूं पश्चिमी विक्षोभ का। ये तीसरा फायदा ये है, अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है। किसकी? अफीम की, ठीक है। उस अफीम में एक पौधा होता है पॉपी फ्लावर। तो अब ये पॉइंट याद रखना, ये अफगानिस्तान में अफीम की खेती में प्रयुक्त जो फूल होता है पॉपी फ्लावर, उसको पकने में भी मदद करता है। पॉपी फ्लावर को भी ये पकने में मदद करता है, ठीक है। तो राबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, और ये बाकी इन चीजों के लिए भी बेनिफिशियल माना जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा 4 प्रकार का सीजन और मॉनसून से संबंधित वो सारी चीजें। अच्छा, अब तुमसे ये पूछा सकते हैं कि भारत में किन किन
क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है? तो थोड़ा सा देख लो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम मॉनसून को एंड कर रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, एक बार फैक्टर पे अभी हम लोग, मैंने कहा था ना फर्स्ट क्लास में 5 मिनट में हम वो सारे कारक देख लेंगे जिससे मॉनसून भारत का प्रभावित होता है, क्योंकि मॉनसून तुम पूरा देख चुके हो, अब वो कारक भी देख लेंगे जिनसे मॉनसून प्रभावित होता है। तो रेनफॉल सबसे ज्यादा कहां होता है? रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा का वितरण। वैसे तो तुम एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो इसमें भी तुम्हें मिल जाएगा, है ना। भारत की जो 11th क्लास के एनसीईआरटी, वहां भी तुम्हें रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से, हाई रेनफॉल रीजन, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, है ना, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में? बताया था मैंने, पश्चिमी घाट, है ना, वेस्टर्न घाट, इंग्लिश में लिख लो वेस्टर्न घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, और मेघालय का क्षेत्र। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? कल बताया था ना, मौसिनराम में। तो ये क्षेत्र जो है भारत के सबसे ज्यादा, यस मौसिनराम, वेरी गुड, तो मौसिनराम में बारिश होती है सबसे ज्यादा। चेरापूंजी मत लिख देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहां पर इन क्षेत्रों में वेस्टर्न घाट, है ना, या फिर उत्तर पूर्वी हिमालय, मेघालय, और पश्चिमी तट भी लिख लो। पश्चिमी भारत का जो पश्चिमी तट है, घाट नहीं तट, ठीक है, ये देखो, ये तो घाट हो गया, ये तट है, घाट के पीछे तट है, मैदानी हिस्सा। इन सब में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है ना, मोर देन 200 सेंटीमीटर इन क्षेत्रों में बारिश होती है जहां पर उच्च वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। के बाद मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, मैं सबसे कम वाला बता दे रहा हूं, बाकी तुम्हें नोट्स में ये सारा लिखा हुआ है, इसलिए उसमें हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे कम वर्षा कहां होती है? ये तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं लद्दाख और राजस्थान का मरुस्थलीय इलाका, पश्चिमी राजस्थान, है ना, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, यहां वर्षा सबसे कम होती है। और ये लगभग कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम, तो लेस देन 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और मॉडरेट रेनफॉल वाले एरियाज, वो सब हमने जितने राज्य है सबके नाम नोट्स में तुम्हारे डाल दिए गए हैं, ठीक है, वहां से कर लोगे इसको। ओके, आज के लिए तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक के बाद हम लोग फिर थोड़ा हिस्ट्री भी आज देखने वाले हैं, हिस्ट्री को भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो आज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मॉनसून हमारा फिनिश हो चुका है, इंडिया का क्लाइमेट फिनिश हो गया है। सारे वीडियोस देख लेना, जो बेसिक वाले भी हमने किए हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। अच्छा वो फैक्टर एक बार फिर से समझ लो। हाँ रुक जाओ 2 मिनट, मैं सारे फैक्टर्स बोला था 5 मिनट में बताता हूँ। फैक्टर्स जो मॉनसून को अफेक्ट करते हैं ना, मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने जो क्लास में लैंडफॉर्म बताया था वो तुम्हें कल के वीडियो में तो मिल ही जाएगा। लैंडफॉर्म कल के सेशन में बता दिया है क्या मतलब होता है। ये ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है जिसके तुम मॉनसून के फैक्टर्स का पता लगा सकते हो। इसके बाद जो फैक्टर्स हैं ध्यान रखना, लिख लो। एल नीनो, एल नीनो भी प्रभावित करता है, ला नीना भी प्रभावित करता है भारत के मॉनसून को। कैसे करता है, क्या करता है, हम लोग मेंस वाले सेक्शन में देखेंगे, फिलहाल लिख लो। और कौन कौन प्रभावित करता है, एल नीनो, ला नीना। इसके अलावा ये जो क्लास में हो चुका है उसके अलावा तिब्बत का पठार, है ना, तिब्बतन प्लेटू, और जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं, ये सब हमारे मॉनसून को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और एक मैं डाल देता हूं इंडियन ओशन डाइपोल, ये नया ऐड हुआ है, इंडियन ओशन डाइपोल, है ना, हिंद महासागरीय दोलन, हिंद महासागरीय द्विध्रुवीय दोलन भी कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुवीय दोलन, डाइपोल मूवमेंट, इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट, हिंद महासागर द्विध्रुवीय दोलन। तो ये सारे कारक हमारे भारत में मॉनसून को प्रभावित करते हैं, और जो सेशन में क्लास में हो चुका है वो भी प्रभावित करते हैं। अब तुम ये आखिरी जो कहते हैं ना, आखिरी मेरी तरफ से जो टिप्स है वो समझ लो।
जो क्लास में अभी तक हुआ है उसको सिलसिलेवार ढंग से देखना, क्योंकि सीक्वेंस है उसमें। सीक्वेंस के कारण क्या करोगे, कनेक्ट कर पाओगे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इंडिया के क्लाइमेट से। जो नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं यहां से, उस नोट्स को भी देखना। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम लोग किसी दिन करेंगे, ताकि तुम थोड़ा अभी रिवाइज कर लो, उसके लिए टाइम देंगे, ठीक है। मान लो 5 दिन, 10 दिन या 6 दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता मान लो कि जितना भी अभी हमने इंडियन क्लाइमेट और वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा है, इसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए उस समय, और तुम भी रिवीजन करके आओ। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा, क्विज की तरह तुमसे पूछूंगा इसमें से जितने भी सवाल हैं, ठीक है। और कोई भी फैक्ट अगर रह जाता है तो वो तुम्हें नोट्स और बाकी हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस के जरिए जो करवाएंगे उसमें भी पूरा हो जाएगा। यानी इतना ही तुम्हें करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, और इसके बाद जाकर एग्जाम में जाओ, बहुत आराम से सारा स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। लिखा 2 बजे लीजिए हिस्ट्री।